अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। गुज़िश्ता साल 27 मार्च को चेयरमैन पीटीआई ने जो साइफर लहरा कर अमरीकी साजिश का बयानिया शुरू किया था, वो साइफर और साजिशी बयानिया अब उनके लिए एक और बड़ी आजमाइश बनता जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई खुद तो साइफर की कहानी से जान छुड़ा चुके हैं, यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन हुकूमत और एफआईए उनके पीछे पड़ गई है और हुकूमत इस केस में 14 साल तक की कैद की बातें करना शुरू हो गई है। हालिया 3 दिनों में इस हवाले से बहुत अहम और ड्रामाई पेशरफ सामने आई है। पहले लाहौर हाई कोर्ट ने साइफर से मुताल्लिक एफआईए की तहकीकात पर अपना स्टे ऑर्डर ख़त्म कर दिया और फिर कल अचानक 1 माह से ज़ायद अरसे गायब रहने वाले साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से मंसूब एतराफ़ी बयान सामने आ गया, जो हुकूमती दावे के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही है। इसके साथ साथ एफआईए ने अपनी तहकीकात भी तेज़ कर दी हैं। कल ही चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को तलबी का नोटिस भेज दिया गया, जबकि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को भी 24 जुलाई को तलब कर लिया गया है, जिस पर आज असद उमर ने कहा कि उन्हें 24 जुलाई को एफआईए ने तलब कर लिया है। लेकिन आज़म खान का जो बयान है उसमें बहुत बड़े कानूनी नकात नज़र नहीं आते। मेरी 24 तारीख को जो है एफआईए ने बुला लिया है मुझे और शाह महमूद साहब को भी, और खान साहब को शायद 24 को या 25 को खान साहब का मेरा और शाह महमूद का 24 का। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें तफसील पे तो नहीं बात करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उसमें जो आज़म खान साहब ने बोला है, मुझे कोई बहुत बड़ी उसके अंदर कोई कानूनी नुकात नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन हुकूमत आज़म खान के बयान को बुनियाद बनाकर चेयरमैन पीटीआई के गिर्द घेरा मजीद तंग कर रही है और अब तक की क्या तहकीकात हुई हैं, किस किस ने क्या बातें की हैं, क्या बयान दिए हैं, उसके हकाइक भी हम आपके सामने रखेंगे। मगर अहम बात यह है कि हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी का इंदिया दे रही है। कल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन पीटीआई की इंक्वायरी की स्टेज पर ही मुमकिन गिरफ्तारी का इशारा दिया और आज वज़ीर कानून आदम रज़ीक तारर ने कहा कि ज़ाती मकासद के लिए क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट शेयर या पब्लिक करने पर 14 साल या इससे ज़ायद सज़ा हो सकती है, जबकि गैर दानिस्ता तौर पर क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट गुम हो जाए तो 2 साल कैद हो सकती है। गैर दानिस्ता तौर पे स्लैकनेस हो जाए और गफलत की वजह से नेग्लिजेंटली, क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसे हम कहते हैं, उस नौइयत का केस हो कि आपने वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी प्रॉपर केयर नहीं की और हिफाजत नहीं की, गुम हुआ है या गुम नहीं हुआ, तो आपने उसको जिस कानून के ज़ाब्ते के तहत उसको हैंडल करना था आपने नहीं किया, तो उसमें तो एक क्लॉज वो कहती है कि 2 साल तक सज़ा होगी। अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे जो कि अभी हम सब के सामने आ रहे हैं और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सज़ाएँ उससे ऊपर भी जा सकती हैं। आज़म खान से मंसूब एतराफ़ी बयान और साइफर गुम होने के बारे में मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं। अब द न्यूज़ और जंग में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है, जिसमें तफसील से बताया गया है कि फ़ॉरेन ऑफिस से साइफर कैसे उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान तक पहुँचा और फिर आज़म खान से साबिक वज़ीर आज़म तक पहुँचा और फिर वहाँ से कैसे गुम हो गया। खबर के मुताबिक गुज़िश्ता साल साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने वज़ीर आज़म ऑफिस को बताया था कि उन्होंने साइफर साबिक वज़ीर आज़म को दिया था, लेकिन उन्हें यह दस्तावेज़ वापस ही नहीं की गई। गुज़िश्ता साल शहबाज शरीफ हुकूमत ने आज़म खान से रब्ता किया था ताकि साइफर के गुम होने वाली कॉपी के बारे में दरियाफ्त किया जा सके, जिस पर आज़म खान ने जवाब दिया कि मैंने साइफर चेयरमैन पीटीआई के हवाले कर दिया था। खबर के मुताबिक मज़कूरा साइफर की नकूल गुज़िश्ता साल मार्च में वज़ारत ख़ारजा की तरफ से 5 अहम हुक्काम को भेजी गई थी, लेकिन वज़ीर आज़म ऑफिस के अलावा बाकी तमाम अफराद ने ज़ाब्ते के तहत 1 महीने के बाद ये दस्तावेज़ दफ्तर ख़ारजा को वापस कर दी थी। द न्यूज़ ने कई माह पहले ही बता दिया था कि वज़ीर आज़म के दफ्तर के नामज़द ज्वाइंट सेक्रेटरी जो ऐसी दस्तावेज़ात हासिल करने और उसे वज़ीर आज़म को दिखाने के बाद अपनी महफूज तहवील में रखने के मजाज हैं, उन्हें साइफर की कॉपी मौसूल ही नहीं हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस की फ़ाइलों में साइफर का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, जिसके बारे में इंक्वायरी पर मालूम हुआ कि यह साइफर उस वक्त के वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने उनके हवाले किया था। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस के पास सिर्फ साइफर के तब्दील शुदा मिनट्स हैं, जिसका जिक्र गुज़िश्ता साल चेयरमैन पीटीआई आज़म खान, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की लीक होने वाली ऑडियो में सामने आया था। द न्यूज़ ने यह खबर भी दी थी कि वज़ारत ख़ारजा ने वाशिंगटन में अपने सफ़ीर से साइफर मौसूल होने के फ़ौरन बाद उसकी कॉपियाँ 5 अहम अहदेदारों यानी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी ख़ारजा, आर्मी चीफ और DGISI को भेजने का फैसला किया था। यह फैसला वज़ारत ख़ारजा का होता है कि हसासियत या अहमियत की नोयत को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह का साइफर किसको भेजा जाना चाहिए। खबर के मुताबिक तमाम मुतल्लिका अफराद को साइफर की कॉपियाँ इरसाल कर दी गई। वज़ीर आज़म तक साइफर की
कॉपी को पहुंचाने के लिए उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के एक डिप्टी सेक्रेटरी को वजारत खारजा ने तलब किया और उन्हें यह कॉपी सील लिफाफे में डालकर दे दी गई और उन्हें हिदायत दी गई कि इसे फौरी तौर पर आजम खान तक पहुंचा दिया जाए। आजम खान को डिप्टी सेक्रेटरी ने मोबाइल फ़ोन के जरिए सील लिफाफे के बारे में इतला दी, लेकिन आजम खान ने उन्हें अगली सुबह ये लिफाफा उनके दफ्तर में पेश करने की हिदायत कर दी और ऐसा ही किया गया। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस के रिकॉर्ड से साइफर की कॉपी गायब होने से मुताल्लिक मौजूदा हुकूमत की इब्तिदाई इंक्वायरी में आजम खान ने खुद बताया था कि उन्होंने साइफर की कॉपी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को दे दी थी। खबर के मुताबिक तयशुदा SOPs के तहत इस तरह का साइफर बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म के दफ्तर के जॉइंट सेक्रेटरी को मौसूल होता है। जॉइंट सेक्रेटरी इसे वज़ीर आज़म को दिखाता है, फिर इसे हिफाजत में रखता है और फिर 1 महीने के बाद साइफर की कॉपियाँ वज़ारत खारजा को वापस कर दी जाती हैं, जो इन तमाम दस्तावेज़ात को अपनी महफूज तरीन अलमारियों में रखती है। लेकिन मज़कूरा साइफर ना तो वज़ारत खारजा को वापस किया गया, ना ही वज़ीर आज़म ऑफिस को वापस किया गया और ना तो मुतल्लिका जॉइंट सेक्रेटरी के पास सरकारी रिकॉर्ड में इसका कोई सुराग मौजूद है। अब ये संगीन मामला है। चेयरमैन PTI को बतौर वज़ीर आज़म मुल्क की खुफिया दस्तावेज़ फराम की गई, जिसे ना सिर्फ उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि उस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को वापस ही नहीं किया और गुमा दिया। मगर फिर भी इस साइफर को तोड़ मरोड़ कर अमरीकी साजिशी बयानियाँ जारी रखा। हालांकि साबिक सीनियर सिफारती एहलकार बार बार कह चुके हैं कि सिफारती ताल्लुकात में ऐसे साइफर आना मामूल की बात होती है। इसके अलावा कॉलम निगार जावेद चौधरी, जो जनरल बाजवा से मिलकर उनसे मुलाकात का अहवाल बताते रहे हैं, उन्होंने 31 जुलाई 2022 को अपने कॉलम में इस मरासले का पस मंज़र और फिर बाद के वाक़यात बयान किए थे। उन्होंने लिखा था कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद 7 मार्च को अलविदाई मीटिंग के लिए अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से मुलाकात के लिए गए। मीटिंग लंच पर हुई तो पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने डोनाल्ड लू से गिला किया कि मैं इस अफसोस के साथ वापस जा रहा हूं कि आपने सदर जो बाइडेन की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ टेलीफोन पर बात नहीं कराई। जवाब में डोनाल्ड लू ने वज़ीर आज़म की वो सारी तकरीरें, बयान और ट्वीट्स दोहरा दिए जो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जारी किए थे और उसके बाद कहा कि आप लोग इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को भी सपोर्ट करते रहे, लिहाजा मैं किस मुंह से सदर बाइडेन से फ़ोन के लिए बात करता। बहरहाल पाकिस्तान में अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और नया वज़ीर आज़म आ जाता है तो मैं कोशिश करूँगा। कॉलम के मुताबिक सफ़ीर असद मजीद ने एम्बेसी वापस आकर डोनाल्ड लू से अपनी मुलाकात का अहवाल लिखकर भिजवा दिया। फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद ने प्रोसीजर के मुताबिक मरासला वज़ीर आज़म हाउस, ISI और GHQ भिजवा दिया। मरासला GHQ के प्रोसेस से होता हुआ आर्मी चीफ तक पहुंच गया। फिर 11 मार्च को कामरा एयरबेस पर J-10C लड़ाका तैयारों की लॉन्चिंग की तकरीब थी। आर्मी चीफ ने तकरीब के दौरान मरासला वज़ीर आज़म को दिखाया और उनसे कहा कि सर, मैं आपसे बार बार दरख्वास्त कर रहा था, आप हाथ हल्का रखें, सिफारती ताल्लुकात नाजुक होते हैं, आप अब ये मरासला देख लें। तो फिर वज़ीर आज़म ने ख़त पर नज़र दौड़ाई, इसे तय करके जेब में रखा और कहा कि जनरल साहब आप इसे छोड़ें। इस किस्म के ख़त आते जाते रहते हैं और बाद में ख़ुद चेयरमैन PTI ने भी कामरा में साइफर पर बात करने की तस्दीक कर दी, लेकिन फिर उन्होंने इसे अपने सियासी मकासद के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। असद उमर ने भी माना कि 9 और 10 मार्च 2022 को वज़ीर आज़म ने इस पर इजलास किया था। बाद में कामरा में भी साइफर पर बात हुई थी। पहले चेयरमैन PTI मुसलसल बयानियाँ बनाते रहे कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई और फिर जब ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई तो तहरीक इंसाफ ने बयानियाँ बनाने की कोशिश की कि साबित हो गया है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म से साइफर को छुपाया गया था और अब फिर हकीकत सामने आई कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई साइफर नहीं छुपाया गया था, बल्कि ख़ुद उन्होंने साइफर छुपा लिया था और फिर कह दिया कि वो गुम हो गया है। यानी चेयरमैन PTI के बारे में जो बार बार कहा जाता है कि वो जिस चीज़ का इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे होते हैं वही काम खुद कर रहे होते हैं, वो मिसाल यहाँ भी लागू आती है, क्योंकि बाद में चेयरमैन PTI ने खुद तस्लीम किया कि उनके पास साइफर की जो कॉपी थी वो खो गई है। और जहाँ तक इस इल्ज़ाम का ताल्लुक है कि साइफर उस वक्त के वज़ीर आज़म से छुपाया गया था, तो देखिए खुद शाह महमूद कुरैशी कन्फर्म कर चुके हैं कि उन्हें डोनाल्ड लू की तरफ से 7 मार्च 2022 की इस कम्युनिकेशन का 1 या 2 दिन बाद पता चल गया था और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी बता दिया था। मैंने वज़ीर आज़म को भी आगाह किया और मैंने जो हमारे दूसरे जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी आगाह किया। बाद में वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने डीमार्च की तजवीज़ दी थी। फिर शाह महमूद कुरैशी ने हमारे प्रोग्राम में हिना रब्बानी खर के दावे की तस्दीक कर दी और ये दावा भी किया कि उन्होंने भी फिलफौर इन तमाम बातों पर डीमार्च की ही तजवीज़ दी थी। तो सवाल उठता है कि किसने दफ्तर खारजा को अमेरिका से फौरी एहतजाज करने से रोका, डीमार्च करने से रोका और बाद में साजिश का बयानिया बना दिया, क्योंकि फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया। इसकी तफसीलात खुद शाह महमूद कुरैशी ने ही हमारे प्रोग्राम में बताई और कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुनासिब वक्त पर इसकी बात की जाएगी। अभी OIC का इजलास है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी वज़ीर आज़म ने खुद मुनासिब वक्त पर बुलाया। वज़ीर आज़म ने 28 तारीख को अदम एतमाद के हवाले से प्रोसीडिंग होनी थी, 27 तारीख तक का इंतजार क्यों किया? ये वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है कि वो कब इस
का जिक्र करना चाहते हैं। मेरे इल्म में जो ये बात आई तो मैंने वजीर आजम को भी आगाह किया और मैंने जो हमारे दूसरे जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी आगाह किया और मैंने तजवीज़ पेश की कि इसको उनको डिमाश फिल फॉर डिमाश होना चाहिए और मेरे सफीर की भी रिकमेंडेशन यही थी और मेरे ऑफिस की भी रिकमेंडेशन यही थी। फैसला ये किया गया कि इस वक्त हमारा OIC का इजलास है। वजीर आजम ने कहा मुनासिब वक्त पे इसकी बात की जाएगी और जो वक्त उन्होंने मुनासिब समझा उन्होंने इसका जिक्र कर दिया। अगर OIC की वजह से नहीं किया गया था डिमांड तो कम से कम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तो पहले बुलाया जा सकता था। वजीर आजम ने इजलास बुलाया, अब उस इजलास की टाइमिंग वो क्या मुनासिब समझते हैं ये उनका प्रोगेटिव है और उन्होंने यकीनन मशवरा किया होगा, सोच विचार की होगी, कॉन्टेम्पलेट किया होगा और मुनासिब वक्त उन्होंने इजलास बुलाया। यानी चेयरमैन PTI ने बतौर वजीर आजम खुद ये कहानी बनाई, इसके जरिए एक मंसूबा बनाया और मुल्की मफाद को दाव पर लगाकर इस पर अमल दरामद भी किया। बाद में ये भी कह दिया कि साइफर उनसे छुपाया गया था, लेकिन इस दौरान अपने इत्तेहादियों से भी इस मामले पर बात तक नहीं की। उनके इत्तेहादी साबिक वजीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के मौजूदा सदर चौधरी परवेज इलाही और MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने भी उस वक्त कहा था कि उन्हें भी चेयरमैन PTI ने साजिश के बारे में कभी नहीं बताया। जो वज़ीर आज़म साहब ने एक ख़त का जिक्र किया है बैरूनी साजिश वाला, तो उस पर कोई बात हुई है आपकी वज़ीर आज़म साहब से? नहीं, सच्ची बात है, मैं नहीं और मामला डिस्कस कर रहे थे। अच्छा। मेरी बात नहीं हुई, मेरी क्योंकि बात नहीं ना हुई। अच्छा। बात हो जाती तो फिर पता चल जाता। 8 मार्च को जब ये तहरीक अदम पेश हुई है, 9 मार्च को तशरीफ लाए थे साहब हमारे दफ्तर, उसमें उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की कि कोई अमरीकी साजिश है, आप लोग इसका हिस्सा ना बनिएगा। 29 मार्च को आखिरी मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ से हमारी, जिसमें पाकिस्तान के वजीर दिफा जो उस वक्त के थे परवेज खटक साहब, वो तशरीफ रखते थे। उन्होंने नहीं कहा हमसे कि ऐसी कोई बात है। 30 मार्च को जब अल सुबह हमारा मुआहदा हुआ है PMLN और PTI पीपल्स पार्टी के साथ, तो उसके बाद भी उस वक्त गवर्नर से इमरान इस्माइल साहब तशरीफ लाए, उन्होंने भी कोई इस तरह की बात हमसे नहीं की थी। अगर होती हमसे हमारे सामने रखे जाते तो खालिद मकबूल साहब ने कहा ना कि यकीनन फिर हम आपके साथ खड़े होते। इत्तेहादी भी अंधेरे में थे, वो भी चेयरमैन PTI की साजिशी कहानी से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे थे, मगर फिर जैसे ही ये वाज़ेह होने लगा कि अपोजिशन के पास अदम एतमाद के नंबर्स पूरे हैं, हुकूमत जाने वाली है, तो अचानक 27 मार्च 2022 को चेयरमैन PTI ने जलसे में धमकी और ख़त का जिक्र कर दिया और फिर मुसलसल अमरीकी साजिश का बयानिया बनाकर इसे हक़ व बातिल की जंग बना दिया। अपनी सियासत को जिहाद का नाम दे दिया। सियासत, सहाफ़त, अदलिया और फ़ौज सबको सियासत में घसीट लिया। मुखालफिन को अमरीकी एजेंट और गद्दार कह दिया। उन्हें वोट देने को शिर्क के बराबर बना दिया। मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत और मीडिया को बिकाऊ माल करार दे दिया। अस्करी क़यादत को न्यूट्रल का नाम दिया। उनके लिए मीर जाफ़र, मीर सादिक, हैंडलर्स, सहूलतकार और जानवर के अल्फाज इस्तेमाल किए। ये भी बता दिया कि अगर उनका साथ नहीं दिया जाएगा तो अल्लाह आखिरत में सवाल करेगा। और जब अमरीकी साजिश बयानिया एक्सपोज होने लगा तो चेयरमैन PTI ने अमरीकी वफ़द से मुलाकातें शुरू कर दी और अमरीका से अपने हक़ में मुदाखलत मांग रहे हैं। मगर अब तक तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है? उस वक्त अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद, उस वक्त के फ़ॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद और उस वक्त के वज़ारत ख़ारजा US डेस्क हेड फैसल तिरमिज़ी ने तहकीकात में क्या क्या बताया है, बात करेंगे। द न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ मौजूद। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके पास इस हवाले से तफसीलात हैं, क्योंकि ज़ाहिर FIA ने तहकीकात करनी थी, फिर स्टे हुआ, अब दोबारा ये मामला आगे बढ़ गया है। हुकूमत तो बड़ी बड़ी सज़ाओं की बात कर रही है, मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बाकायदा तौर पर बार बार दावा करते हैं कि भाई साइफर एक हकीकत था, उसके जो भी मामला थे, जो भी धमकी की बातें थी, वो सारी की सारी कंफर्म हुई। जो उस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर थे असद मजीद, उन्होंने भी कंफर्म की। आपके पास जो मालूमात हैं, जब ये मामला आगे बढ़ा, असद मजीद ने क्या कंफर्म किया, क्या कॉन्टेक्स्ट बताया, क्या हुआ था? अच्छा, असल में ये आपको आइडिया है कि इस मामले में FIA ने एक JIT बनाई थी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को बुलाया, जिसमें असद मजीद साहब भी थे। तो असद मजीद साहब ने कहा जी कि मैं तो 7 मार्च 2022 को जब डोनाल्ड लू मेरे पास आए हैं लंच के लिए और उन्होंने ये बातें की हैं, और उसका कोई ज़रा पस मंज़र ये था कि चूँकि इमरान खान जो हैं वो रशिया भी गए और उसी दिन रशिया ने कोई जंग का आगाज़ भी कर दिया। दूसरा ये है कि इमरान खान ने कोई यूरोपियन यूनियन के हवाले से भी कोई स्टेटमेंट दी कि जैसे कि हम क्या कोई ग़ुलाम हैं। तो वो इस तरह की जो बातें थी वो अमेरिकन्स को अपसेट की, और वो ये माइंडसेट था, जो चीज़ें, ये बैकग्राउंड था कि जिसके कॉन्टेक्स्ट में उनकी मुलाकात भी हुई और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया इस मामले में।
तो और चूंकि उस टाइम कोई जो नो कॉन्फिडेंस वाली बात भी चल रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि अब तो ये है कि फिर हमारा इनके साथ गुजारा नहीं होगा, यानी कि जो नई गवर्नमेंट आएगी हम उसी के साथ बात करेंगे, यानी कि ये तो जिस तरह के काम कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे तल्लुकात तो इस तरह आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस पे FIA ने JIT के लोगों ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि उसमें कोई साजिश थी या कोई अमेरिका की कोई इन्वॉल्वमेंट थी। तो असद मजीद जो है उनका ये कहना था कि मुझे साजिश का एलिमेंट तो नज़र नहीं आता, अलबत्ता ये है कि ज़ुबान ज़रूर सख्त थी और उसका जो सख्ती की वजह है वो मैंने जिस तरह पहले ज़िक्र किया कि जो खान साहब का जो दौरा है और खान साहब की जो स्टेटमेंट है वो थी। तो फिर उन्होंने कहा जी कि आपकी कभी कोई आज़म खान से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी कि मैं जब पाकिस्तान आया तो मैंने उस टाइम कोशिश भी की कि मेरी आज़म खान से मुलाकात हो सके, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हुई। जहाँ तक साइफ़र का तल्लक है वो ये है कि मेरी 7 मार्च को जब डोनाल्ड लू के साथ वो ज़ुहराना मैंने दिया, तो उसके बाद हमने जो मिनट्स वगैरह थे, जो मीटिंग में जो डिस्कशन हुई, वो हमने साइफ़र जो है उसी दिन पाकिस्तान को भेज दिया। अब अगर आपको आइडिया है कि जिस तरह को 12 घंटे का फ़र्क भी है पाकिस्तान और अमेरिका में जो टाइम का है, तो मेरे ख्याल जब वो पहुंचा होगा तो वो आगे कोई 8 मार्च था। और उन्होंने कहा कि मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से इस मामले में बात हुई कि ये ज़ुबान इन्होंने सख्त इस्तेमाल की है और हमें एक जो है ना इनको डिमार्श भी जारी करना चाहिए। तो इसके अलावा उसके बाद का मेरे से कोई रब्ता नहीं है, उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं वो चलती रही हैं। और फिर यह है कि FIA ने उस टाइम के जो सेक्रेटरी खारजा थे सुहेल महमूद साहब, वाज़ेह है कि अभी असद मजीद जो अमेरिका में उस टाइम एम्बेसडर थे वो अभी सेक्रेटरी खारजा हैं, लेकिन जब ये तहकीकात हुई तो सुहेल महमूद साहब जो हैं वो सेक्रेटरी खारजा थे। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे फ़ोन आया कि आपने 28 मार्च को उधर बनीगाला में एक मीटिंग हो रही है, तो आपने उसमें आना है और वो साइफ़र साथ लेकर आना है। तो मैं साइफ़र साथ लेके गया और इन्होंने कोई जब मीटिंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी कि आपने पढ़ना है और हम जो है इसके मिनट्स लेंगे, यानी कि आज़म खान जो हैं वो इसके मिनट्स लेंगे और सुहेल महमूद जो हैं वो पढ़ना शुरू हो गए। तो जब बात जो ज़िक्र आया जो रशिया और यूक्रेन की वार का, कि ये जो बैकग्राउंड थी जी कि वो उधर गए हैं, या जो नो कॉन्फिडेंस वाली बात का ज़िक्र आया, तो उन्होंने उनको 2-3 दफ़ा जो है ना कहा कि आप इसको दोबारा पढ़ें। तो कहते हैं कि मेरा तो जो ये सारे जो कहानी है साइफ़र वाली, उसमें जो इमरान खान से रिलेटेड है जो या पोलिटिसाइज हुई है, मेरा उसमें ये किरदार आया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जाना था चाइना में, यानी कि वो 28 मार्च को इनको बुलाया गया 2022 को। 29 मार्च को शाह महमूद कुरैशी और जो सुहेल महमूद हैं ये आगे चाइना चले गए। अब 30 मार्च को मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग हुई, और चूँकि सुहेल महमूद उधर मौजूद नहीं थे तो फैसल तिरमिज़ी साहब थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे उस टाइम, आजकल वो हमारे UAE में एम्बेसडर हैं। तो ये जो US डेस्क को ये डील कर रहे थे, तो लिहाजा जो सेक्रेटरी खारजा के बाद जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट शख्स और आला तरीन अफसरान में जो थे वो ये थे। तो इनको कैबिनेट की मीटिंग में बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आज़म खान ने कहा कि आपने सिर्फ जिक्र करना है मीटिंग का कि जो 28 मार्च को हुई है, आगे जो है मैं ब्रीफिंग दे लूँगा कैबिनेट को कि उधर क्या क्या बातें हुई हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जिक्र कर दिया जी कि सुहेल महमूद जो हैं वो उनको बुलाया गया था और साइफ़र के बारे में बात हुई, बाकी उधर क्या बात हुई वो आज़म खान जो हैं वो कैबिनेट को बताते हैं। अच्छा, जब ये साइफ़र के बारे में बात हो रही थी तो इन्होंने सबको उधर से उठा दिया, जो लोग हैं जो मौजूद थे, इवन के कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं उनको भी उठा दिया, और भी जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे कैबिनेट की मीटिंग से निकाल दिया। अब ये है कि जब इसके आमतौर पे तो ये है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वही कैबिनेट के मिनट्स भी तैयार करते हैं। तो उस दिन चूँकि वो उधर मौजूद नहीं थे तो आज़म खान जो है इन्होंने मिनट्स जो हैं वो ख़ुद तैयार किए और इन्होंने उसमें ये लिखा कि जो फैसल तिरमिज़ी हैं इन्होंने कैबिनेट को ब्रीफिंग दी है। तो अब चूंकि कैबिनेट सेक्रेटरी को भी पता चल चुका था, उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये आपने गलत कह रहे हैं, कैबिनेट को ब्रीफिंग आपने दी है, लिहाजा आप मिनट्स में ये चीज़ की तस्हीह करें। तो उन्हें वो तस्हीह करनी पड़ी। अब कुछ अर्सा गुजरा था, कुछ दिन ही गुजरे थे, तो आज़म खान जो हैं उन्होंने दोबारा फिर दफ्तर खारजा से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि जो मैंने मिनट्स लिए हुए थे उस साइफ़र की मीटिंग के हवाले से, वो मिनट्स मेरे से गुम हो गए हैं, तो आप कोई उसकी और कापी दे दें। तो उन्होंने कहा जी कि मिनट्स तो आपने लिए हुए थे, हमने तो लिए नहीं थे, हमारे पास तो कोई और कापी नहीं थी, तो लिहाजा मिनट्स हमारे पास नहीं है, यानी कि अब अगर आपके गुम हो गए हैं तो उसका
यानी कि दफ्तर हारजा कोई उसका हल हमारे पास नहीं है। ये दिलचस्प बात है कि एक साइफर की एक कॉपी वजीर आजम इमरान खान से गुम गई और जो मिनट्स लिए थे वो आजम खान से गुम गए। ये दो चीज़ें गुम हुई हैं। हाँ, दोनों काफ़ी कॉम्पिटेंट लोग हैं, तो उन्होंने दोनों से वो चीज़ें गुम हो गई या तो अब ये है कि उसके बाद इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको भी बुलाया और असद उमर जो हैं उनको भी बुलाया, जो FIA की GIT थी। इमरान खान को भी बुलाया, लेकिन उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ था, तो लिहाजा वो तो पेश नहीं हुए। तो असद उमर जो हैं उनको उन्होंने वो जो एक मशहूर ज़माना उस टाइम एक ऑडियो आई थी, लीक हुई थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि खान साहब के लेट्स प्ले अप, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा कि क्या इसमें आवाज़ आपकी है, तो असद उमर ने इकरार किया कि आवाज़ तो मेरी है। गो कि उन्होंने कहा कि पता नहीं ये आपने किस तरह ये चीज़ें या ये वीडियो किसने जो ऑडियो जोड़ी है, लेकिन उन्होंने आवाज़ की तस्दीक की कि ये आवाज़ मेरी है। जो बातें हो रही हैं या जो मैं कह रहा हूँ ये मैं ही कह रहा हूँ, यानी कि किसी की कोई डबिंग वगैरह नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी पेश हुए FIA में, तो उन्होंने कोई ऐसी को ख़ास उन्होंने ये जी कि हमारा जो है कोई एक जो नैरेटिव की बातें हैं या पॉलिटिकल स्टेटमेंट की वो इधर उधर करके निकल आए, तो ये अभी तक हुआ है। और अभी जब ये आज़म खान साहब की स्टेटमेंट आई है तो उसके बाद दोबारा ये मैं आपको बताऊं कि असद उमर को और शाह महमूद कुरैशी जो हैं इनको दोबारा FIA कॉल कर रही है इसी आज़म खान जो हैं इनकी स्टेटमेंट की रोशनी में। बहुत शुक्रिया। 24 तारीख को उनको बुलाया गया है, देखते हैं कि मामला कैसे आगे बढ़ता है। हुकूमत पूरा का पूरा इस हवाले से अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चार्जशीट करती नज़र आ रही है। ये सारा का सारा अब मामला हुआ। हमने असद उमर साहब को प्रोग्राम में आने की दावत भी दी, उन्हें ये पैगाम भी भेजा कि क्या दुरुस्त है कि आपकी जो ऑडियो लीक हुई थी आपने उसको वेरीफाई कर दिया है, कन्फर्म कर दिया FIA के सामने कि हाँ जी वो मेरी ही थी। तो उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। प्रोग्राम में अगर वो ज्वाइन करना चाहें, अपना मौका देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। हम प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत के ख़त्म होने में 23 दिन रह गए हैं, मगर मुल्क में इंतखाबात कब होंगे इस हवाले से अब भी एक बहस जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये वाज़ेह कर चुके हैं कि कौमी असम्बली वक्त से पहले तहलील की जाएगी ताकि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए 60 दिन के बजाय 90 दिन मिल सकें। ताहम इंतखाबात की तारीख क्या होगी इस पर अभी हुकूमती इत्तेहादियों की मुशावरत होना बाकी है। इसके अलावा एक और मसला ये भी है जिस पर हुकूमती इत्तेहादी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और वो मसला ये है कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे या पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। अभी ये बहस जारी ही है कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम बयान सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी ज़फ़र इकबाल ने कह दिया है कि पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होगा, इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं, मवाद तैयार कर रखा है। 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर इससे कबल असम्बली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन करा देंगे। यानी वफाकी बुजुर्ग के बाद अब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर होंगे। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने आम इंतखाबात के लिए 42.5 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली है, जिसकी हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी और इलेक्शन कमीशन को इब्तिदाई तौर पर 10 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। अगर इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों पर होते हैं तो इस पर MQM को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने गुज़िश्ता दिनों हमारे प्रोग्राम में कह दिया था कि अब नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने का वक्त नहीं है। इस पर MQM ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा था कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात नाकाबिल कबूल है। और इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म ने तमाम अहम फैसलों पर MQM पाकिस्तान से मुशावरत की यकीन दहानी कराते हुए मुशावरत के लिए कमेटी भी तश्कील दी जो निगरां हुकूमत के क़याम और इंतखाबात समेत तमाम मामलात पर MQM से मुशावरत करेगी। सर पर बात करेंगे। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पहले हुकूमती वज़रा ने वाज़ेह कर दिया कि जी अब नई मरदमशुमारी के तहत मुमकिन नहीं है। अब आज इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि पुरानी मरदमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों के तहत ही होंगे। तो क्या MQM को कबूल है? देखिए, MQM आईनी तकाज़ों को पूरा होते हुए देखना चाहती है ना, और चाहे वो इंतखाबात का इनकाद हो या अगर डिजिटल मरदमशुमारी के जरिए पहली बार एक प्रोविजनल रिजल्ट सामने आ चुका है और मरदमशुमारी पर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं और बरसा बरस से पूरे मुल्क का भी और ख़ास तौर पर कराची का ये मसला रहा है कि उसकी आबादी को लापता किया जाता है, छुपाया, चुराया और दबाया जाता है और ये उसे उसके बुनियादी कई हुकूक से महरूम रखा जाता है। एहसन इकबाल का बयान जो है पहले आ चुका था। जब वहाँ वो बैठे हुए थे, एहसन इकबाल बैठे थे हमारी मीटिंग में और प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कोई फैसला नहीं हुआ कि पुरानी मरदमशुमारी पर होगा, जो भी फैसला होगा चाहे इंतखाबात के इनकाद का और किस मरदमशुमारी पे होगा उसका
और जो बेज़ाब्तगियां वोटर लिस्ट में और जो केयर टेकर हुकूमत का क़याम MKM एक अहम इत्तेहादी है और उसके साथ हर मामले में मशावरत लाजमी है और उसकी राय को हम अहमियत देंगे क्योंकि उसने सियासी जमहूरी इस्तेहकाम के लिए अपने ऊपर भी बहुत सारा वजन उठाया। उस वक्त उठाया जब MKM का अपना वोट बैंक भी शायद बहुत सी बातों से उससे नाराज हो सकता था। ये सारी बातें वाजे की प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मीटिंग में। और आज मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर से जब मिला हूँ अबू बकर भाई MNA के साथ, तो मुझे उन्होंने भी ये बात कही कि जाहिर है कि इसमें 4 माह लग सकते हैं। तो मैंने कहा अगर असेंबली पहले तहलील होती है तो 3 माह तो केयर टेकर की मिल जाएंगे आपको, फिर उसके बाद 15 दिन अगर और मिल जाए, 15 दिन आप कम कर ले, 15 दिन शायद यहाँ से मिल जाए, क्योंकि 15 दिन अगर इलेक्शन आगे पीछे हो जाएंगे तो क्या क़यामत आएगी? इससे क्या किसी की हमारी नीयत पे शक व शुबा किया जाएगा कि हम इलेक्शन नहीं चाहते, हम उसका अल्तवा चाहते? हम साफ और शफाफ इंतखाबात आर्टिकल 218 के तहत उसी वक्त मुमकिन है शाहजेब जब मरदमशुमारी साफ और शफाफ हो और मुकम्मल उसका अमल और उस पर जब अरबों रुपए खर्च में। मगर फारूक साहब इसमें एक और मसला ये है कि अगर नई मरदमशुमारी के तहत भी इंतखाबात हों तो उसके लिए एक आइनी तरमीम रुकावट बन जाती है कि मुख्तलिफ सूबों की जो सीटें हैं वो आइन के तहत उनको अलॉट की गई हैं, आइनी तरमीम होगी और वो तब्दील होंगी, मगर आइनी तरमीम हो नहीं सकती क्योंकि तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की वजह से कौमी असम्बली पूरी नहीं है। तो फिर कैसे होगा मामला? देखिए मैं आपको बिल्कुल सीधी बात बताऊं, वहाँ जो तकसीम है ना वो कुल पाकिस्तान में कौमी असम्बली की कितनी सीटें हैं ये आइन का हिस्सा नहीं है कि सूबों की कितनी है। ये तो पिछली मरदमशुमारी में भी कौन सी आइनी तरमीम हुई थी जब 2017 की हुई थी और उसके बाद जब 2018 में इलेक्शन में तो आइनी तरमीम थोड़ी हुई थी। सब एक वन टाइम प्रोविजन के तहत हुई थी। नहीं, वो तो रिजल्ट एक्सेप्ट किया गया था प्रोविजनल, इसलिए वन टाइम उसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया था, इसलिए उस पर जो है वो अलाउ की गई थी। लेकिन भाई मेरी बात माने, अभी भी कोई जो सीटों की बैनुल सूबाई तकसीम है उसका आइन से कोई वो नहीं है। असल मामला जो है वो कौमी असेंबली की टोटल नशिस्तों का है कि कितनी नशिस्तें कहाँ, फाटा की नशिस्तें अलग से मेंशन जरूर की गई है। फरसा साहब आप कह रहे हैं आप कबूल नहीं करेंगे अगर पुरानी हल्का बंदियों पर पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होगा, काबिल कबूल नहीं है MKM को? इलेक्शन में भी नहीं जाऊंगा अगर मगर हमें वजीर आजम पर पूरा यकीन है। आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से जो मेरी बात हुई उस पर यकीन है। उन्होंने कहा कि अगर 4 महीने मिलते हैं तो हम ये कर लेंगे। उन्होंने जब मुझे ये कहा है ये मुमकिन है और ये हो सकता है और वजीर आजम भी कह रहे कि हमने फैसला नहीं किया, तो मैं क्यों कहूँ अभी से कि मैं क्या करूंगा? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो पहले वजीर आजम से आप कहते हैं ना कि फिर पहले तो CCI का अगर तमाम बातें जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से हो जाए तो CCI का इजलास बुलाएंगे, उसमें नोटिफाई करेंगे, फिर 4 महीने लगेंगे, यानी कि जनवरी फरवरी में जाके इलेक्शन होगा क्योंकि फिर 2 महीने और। तो वजीर आजम CCI का इजलास बुलाए ना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, ये कहा आपने उनसे या नहीं? यार शाहजेब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यार एक दिन में आईनी तरमीम मंजूर हुई है, एक दिन में जो है वो लेजिस्लेशन का मसवदा आया और हुआ है। मैं आईनी तरमीम की बात नहीं कर रहा हूँ। इजलास बुलाने में कौन से हाथी घोड़े लगते हैं मेरे भाई? उसमें कौन सी? तो ये आपने वजीर आजम को कहना था ना कि क्यों नहीं बुला रहे? वजीर आजम सारी बात की, वजीर आजम ने हमें ये तसल्ली दी, यकीन दिलाया कि आपकी मशावरत से होगा और 3 रुकनी कमेटी हमारी उनके साथ इंगेज है डे टू डे बेसिस पे। उनकी कमेटी के साथ ये सारी बातें हमारी हो रही हैं कि ये सारे नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदियां और इलेक्शन हो तो ये कैसे सारी चीजें एक साथ आगे बढ़ेंगी और ये सब चीजें मुमकिन है। एक जगह की मुकम्मल वहाँ इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए, वहाँ नॉमिनेशन ले ली जाए, दूसरी जगह मुकम्मल वहाँ ऐलान। देखिए ये सब चीजें मुमकिन है। ये अगर ये थोड़ी जरूरी है कि 1-1.5 महीना पहले ही कागजात नामजदगी ले, जहाँ जहाँ हल्का बंदियां होती जाए वहाँ लेते जाए, अपने पर बोझ कम करें। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ डूइंग यार, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ डूइंग। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज चेयरमैन PTI के खिलाफ बाकायदा तोशाखाना केस में गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए, मगर चेयरमैन PTI ना खुद आज की समाअत में पेश हुए और ना ही इब्तिदा में उनके वकला ख्वाजा हारिस और गौहर अली खान अदालत में पेश हुए, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि सुबह कहा गया था कि ख्वाजा हारिस पेश होंगे। इस मौके पर ख्वाजा हारिस के मुआविन वकील ने कहा कि गौहर अली खान के अजीज़ वफात पा गए हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि चेयरमैन PTI के वकालतनामे में शामिल एक भी वकील पेश नहीं हुआ है। चेयरमैन PTI के वकला की एक फ़ौज आती है, चेयरमैन PTI के वकला की फ़ौज आज अदालत क्यों नहीं आई? शेर अफजल मरवत, नईम पंचोता, इंतज़ार पंचोता, ख्वाजा हारिस वगैरह कहाँ हैं? जिसके बाद अदालत ने 11 बजे चेयरमैन PTI के सीनियर वकील को पेश होने की हिदायत कर दी और जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन PTI का कोई भी सीनियर वकील पेश होता है तो गवाहान का बयान कलम बंद कर लेंगे। जिसके बाद ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए और उन्होंने पेश होते ही चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चेयरमैन PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है, जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना केस मजीद इस्तिस्ना की दरख्वास्तों पर नहीं चल सकता। तोशाखाना केस में शहादतें रिकॉर्ड करवा लें, अदालत किस बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर करे? अदालत मौका दे रही है, आप नुमाइंदा मुकर्रर करके गवाहान का बयान कलमबंद करा लें।
जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की मौजूदगी में शहादतें रिकॉर्ड होनी चाहिए। कानून के मुताबिक भी मुलजिम की मौजूदगी में ही शहादतें रिकॉर्ड होती हैं। कानून के मुताबिक मुलजिम अपना नुमाइंदा मुकर्रर करता है, जिसके बाद शहादतें रिकॉर्ड होती हैं। नुमाइंदा मुकर्रर करने पर एतराज़ नहीं, लेकिन मुलजिम की गैर मौजूदगी में ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि नुमाइंदा मुकर्रर करने पर ट्रायल के किसी भी स्टेज पर आप बहस कर सकते हैं। आज चेयरमैन पीटीआई को बुलाया ही इसलिए था ताकि मसला हल हो जाए। अदालत के पास कोई जवाब ही नहीं है कि हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर करे। जिसके बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकला को हिदायत करते हुए कहा कि आप गवाहान की शहादतें रिकॉर्ड करें। मैं ख्वाजा हारिस को नुमाइंदा मुकर्रर कर रहा हूँ। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस फैसले पर मेरा एतराज़ आप लिख लें। जिसके बाद जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि पहले गवाह को अदालत में पेश करें, दूसरे गवाह को कमरे से बाहर भेज दें। जिसके बाद इस केस में शिकायत कुरुंदा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वक्कास मलिक बतौर गवाह कमरा अदालत पहुंच गए और उन्होंने अदालत के सामने बयान दिया कि मैं 2022 में बतौर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर तैनात था। मुझे इलेक्शन कमीशन ने बजरिया खत 7 नवंबर 2022 इख्तियार दिया कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन एक्ट के तहत शिकायत दायर करूं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मैंने अदालत में शिकायत दायर की, जिस पर ख्वाजा हारिस ने बयान रिकॉर्ड करवाने के तरीकाकार पर एतराज़ उठा दिया, मगर बयान रिकॉर्ड होता रहा। और गवाह वक्कास मलिक ने अदालत को बताया कि चेयरमैन पीटीआई ने 2018 से 2021 तक असासा जात के गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। इलेक्शन कमीशन के गोशवारे बतौर सबूत अदालत में जमा कराए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर के रेफरेंस पर चेयरमैन पीटीआई को नोटिस भेजा। चेयरमैन पीटीआई ने नोटिस का जवाब इलेक्शन कमीशन में दायर किया। इलेक्शन कमीशन ने काबीना डिवीजन से तोशाखाना के रिकॉर्ड की स्क्रूटनी कराई। इलेक्शन कमीशन ने बैंक अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल कराई। इस दौरान एक बार फिर ख्वाजा हारिस ने बयान रिकॉर्ड करवाने के तरीकाकार पर दोबारा एतराज उठा दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील गवाह को खुद बयान पढ़ा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील गवाह को बता रहे हैं कि बोलना क्या है। गवाह को नहीं बताना चाहिए कि अब क्या बोलना है। बार बार गवाह को कह रहे हैं कि तुम ये बोलना भूल गए हो। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि केस दस्तावेजात पर मबनी है, गवाह अपनी राय नहीं दे रहा है। जिसके बाद दोनों गवाहों ने अपने अपने बयानात रिकॉर्ड कराए और ख्वाजा हारिस ने दूसरे गवाह पर एतराज़ात उठाते हुए कहा कि गवाह ने चेयरमैन पीटीआई की मौजूदगी में बैंक स्टेटमेंट्स तश्कील नहीं दी। जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि क्या जिरा करें आज? मैं तो कहता हूँ आज जिरा करें। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि पीर को जिरा कर लें, हम चाहते हैं ताज़ा दम होकर आएँ। जिसके बाद केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ कल होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है, उन्हें ट्रायल कोर्ट में सुनवाई का मुनासिब मौका नहीं दिया गया। वकील के मुताबिक ट्रायल कोर्ट अदालती सवालात का जवाब ना दे तो मामला दूसरी कोर्ट भिजवाना चाहिए। दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। समाअत अगले हफ्ते में किसी दिन मुकर्रर की जाएगी। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज हुमायूं दिलावर के फैसले के खिलाफ ये दूसरी दरख्वास्त है और चेयरमैन पीटीआई का मुतालबा है कि जज हुमायूं दिलावर की तरफ से केस को काबिल समाअत करार देने के फैसले को कदम करार दिया जाए और मामला दूसरी अदालत में भेजा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से कोई हुक्म इम्तना तो जारी नहीं किया, लेकिन फरीक़ैन को नोटिस ज़रूर जारी कर दिए हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आपको बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और सीनियर रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग होते ही पहले सीनियर रहनुमा पार्टी छोड़ गए और अब सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ इल्ज़ामात में तहरीक इंसाफ के रहनुमा इन इल्ज़ामात का ये जवाब पेश कर रहे हैं कि हम तो पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहे थे, ये हमारी ज़ाती राय नहीं थी। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ सारी जिम्मेदारी काबीना पर डालते हैं कि ये तो सबकी रजामंदी से हुआ था, मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस में भी यही हुआ। फिर 9 मई के वाक़यात पर पार्टी रहनुमा चेयरमैन पीटीआई पर जिम्मेदारी डालते हैं और चेयरमैन पीटीआई ये कह देते हैं कि मुझे क्या पता, मैं तो गिरफ्तार था। और अब गुज़िश्ता 1.5 साल से इंतखाबी इस्लाहात, फॉरेन फंडिंग केस, तोशाखाना केस, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबलियों में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन पर मुसलसल तनकीद करने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ज़ाती नौयत के हमले करने और इलेक्शन कमीशन के अफसरान के ख़ानदान तक को धमकियाँ देने के बाद तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने इसे भी अपनी राय नहीं बल्कि पार्टी पॉलिसी करार दे दिया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आज पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी पेश हुए और अदालत से माफ़ी मांगते हुए केस खत्म करने की सदा की। समाअत के दौरान फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि मैं अपनी जमात का सफ़ीर था, मैं ज़ाती हैसियत में मुआज़रत कर सकता हूँ, मेरी माजरत कबूल करें, शो कॉज नोटिस वापस ले लें, पार्टी एक इदारा है, मैं उनका तर्जुमान था, ज़ाती हैसियत में मुआज़रत कर सकता हूँ, मैं कानूनी केसेस में नहीं पढ़ना चाहता, आपके लिए एहतराम है। उस वक्त पार्टी की पोजीशन थी जो मैंने बयान कर दी। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने उनसे सवाल किया कि पार्टी चीफ आपसे कत्ल करवाएंगे तो क्या आप कर देंगे? इस पर फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे कहा कि पार्टी चेयरमैन कोई गलत बात करे तो मान लेंगे, आपकी जमात ने कमीशन और मेरी ज़ात के हवाले से क्या क्या नहीं कहा, मेरी बीवी के बारे में ओपन जलसे में कहा गया, फिर मीडिया के सामने मुकर भी गए। समाअत के दौरान फवाद चौधरी ने कहा कि मेरी मुआज़रत कबूल कर लें और केस ड्रॉप कर दें। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे कहा कि अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो तहरीरी माफ़ी मांगे। तो फवाद चौधरी ने जवाब दिया
कि मैंने ज़बानी माफ़ी मांग ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे एक बार फिर कहा कि माफ़ी तहरीरी होती है, आप माफ़ी जमा करा दें, कमीशन उस पर गौर कर लेगा। ये कहते हुए इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस 1 अगस्त तक मुलतवी कर दिया। समाअत के बाद फवाद चौधरी ने मीडिया को बताया कि उन्होंने जो भी कहा वो पार्टी पॉलिसी थी, वो तहरीरी माफ़ी मांगने को भी तैयार है। आज केस था आपका इलेक्शन कमीशन में, उसका क्या बना है? हमने कहा कि बस पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू था, हम तो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, और बाकी अगर हमारा कोई बातें झगड़ा तो है नहीं, उसमें जो भी है हमारी माजरत को कबूल करना। और इलेक्शन कमीशन ने माजरत कबूल की है सर आपकी? रिटर्न में देंगे सर आप? वही फवाद चौधरी हैं जो रवा साल जब से उनके असद उमर के और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का केस चल रहा है, उससे मुख्तलिफ तरीक़ों से फरार इख्तियार कर रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन और इदारों के बारे में फवाद चौधरी क्या कहते थे, सुनिए। मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराने हैं, इलेक्शन कमीशन बदलना पड़ेगा, इन्हें रिजाइन करना चाहिए, और अगर नहीं करते तो हम फिर रास्त इकदाम करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने उनके लिए कुर्सी नीचे आई है, वो ऊपर नहीं गए। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जाएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। हम आगे बढ़ते हैं। IMF मुआहदे के बाद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 8.7 अरब डॉलर्स हो गए हैं। और जारी किए गए इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 14 जुलाई को ख़त्म होने वाले हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 4.2 अरब डॉलर्स के इजाफे के साथ 8.7 अरब डॉलर्स और मुल्क के टोटल ज़खायर 14 अरब डॉलर्स हो गए हैं। पाकिस्तान को IMF से 1.2 अरब डॉलर्स, सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर्स और मुत्तहिदा अरब अमारात से 1 अरब डॉलर्स मौसूल हो गए हैं। मगर दूसरी तरफ करेंसी मार्केट में रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है और आज भी इंटरबैंक में रुपया डॉलर के मुकाबले में 1 रुपये 35 पैसे गिर गया और डॉलर 285 रुपये 15 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 293 का हो गया। ये वाज़ेह हो कि IMF ने नए मुआहदे के तहत करेंसी मार्केट में मुदाखलत ना करने और इंटरबैंक और ओपन मार्केट में एक हफ्ते का औसत फ़र्क 1.25% रहने की शर्त रखी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।